राजधानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और आज पश्चिम बंगाल की इसलिए भरपूर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है, और ये सिर्फ कारण नहीं है, बड़ा कारण है। जिस तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है, एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, और ये प्रेशर बनाया जा रहा है और इसे बनने के लिए भी खुलकर छूट दी जा रही है। वक्फ बिल की चर्चा जब शुरू हुई तभी से देश के कोने कोने में मौलाना ब्रिगेड मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए हैं। वक्फ कानून के लागू होने के बाद से मुसलमानों के बीच इसे लेकर अफवाह और जोरों से फैलाई जा रही है। आज दिल्ली में जमीयत की मीटिंग चल रही है, तो वहीं कल हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों से सड़क पर उतरने की अपील की गई। जिसे समस्या होती है वो खुद सड़क पर आता है, उसे बताना नहीं पड़ता कि आपको सड़क पर आना होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि आओ सड़क पर आ जाओ, आवाज बुलंद करो। और सबसे पहले मैं आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी की बात सुनाती हूँ। वो कह क्या रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा। किसी साहब ने बताया कि कितनी मस्जिदों को आरएसएस वाले कहते हैं, लेकिन वीएचपी वाले तो कई साल पहले 3,500 मस्जिदों की फहरिस्त शाये कर चुके हैं। और वो कहते हैं कि ये सब मंदिर, जामे मस्जिद संभल के बारे में हम लोग कभी नहीं सुनते थे उसका कोई झगड़ा, लेकिन लोगों ने झगड़ा खड़ा कर दिया। हमारी किसी भी मस्जिद को, मदरसे को, कब्रिस्तान को, इमामबाड़े को, दरगाह को मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। अब आप गौर कीजिए, अपने अपने महल्लों का जायज़ा लीजिए कि कितनी सारी औकाफ की अराज़ी हैं जो हमारे हाथों से निकल जाएंगी। जो फ़ौज कमांडर के बग़ैर लड़ती है वो बिखर जाती है, वो कामयाब नहीं होती। इसलिए जो कुछ करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले को अपने हाथ में लिया है। बोर्ड की तरफ से जो बात आए उस पर अमल कीजिए, अपने तौर पर कदम न बढ़ाइए। आप याद रखिए, आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप मुश्तिल हो। इस मौके पर अक्लमंदी यह है कि आप अपने आप को इश्तिहाल से बचाएं। इस वक्त जो लोग वक्फ पर काबिज होना चाहते हैं और जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किसी तरह आपके अंदर तफरका पैदा हो जाए। एक ही व्यक्ति दो तरीके की बातें, हर्षवर्धन जी। पहले तो खुद ही कह रहे हैं कि फौज जो है बिना कमांडर के काम नहीं कर सकती। आप फौज की बात करें, मतलब आप एक जंग के लिए तैयार कर रहे हैं, और फिर खुद ही कहते हैं कि अक्लमंदी दिखाएं, आप अपने आप को बचाएं। करना क्या चाहते हैं? और कह रहे हैं कि आप अपने अपने मोहल्लों का जायजा लीजिए कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है जो हमारे हाथ से निकल जाएगी। अरे बिल्कुल, मुसलमान अपने घर से निकले, अपने इलाके की ऐसे तमाम चीजों का जायजा ले जो वक्फ के अंडर आती है और उनके किसी काम की नहीं है, वो जरा जायजा ले। खैर, ये जो तकरीर है ये क्या है? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, इसमें कोई बहुत ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं कि वो एकदम से कह रहे हैं कि आप उतर जाइए, लड़ जाइए, बल्कि वो तो थोड़ा एक तरह से कहें कि बचने की बात कर रहे हैं, कि अक्लमंदी दिखाते हुए कोई ऐसा गलत काम न करिए। और ये तो अच्छा है, अगर मुस्लिम समाज के लोग विरोध प्रदर्शन, उनका अधिकार है, खूब जमकर करें। लोकतंत्र भारत का इतना सुंदर इसीलिए है कि विरोध प्रदर्शन कुकर की सीटी की तरह बार बार बजता रहता है तो ठीक रहता है, हवा निकल जाती। लेकिन आप कुकर को उड़ा देने की कोशिश करेंगे, कुकर को बम बना देने की कोशिश करेंगे, वो खतरनाक है। मुर्शिदाबाद में, जंगीपुरा में वो होता हुआ दिख रहा है, मालदा में वो होता हुआ दिख रहा है, देश के दूसरे हिस्सों में वो करने की कोशिश की जा रही। और जब आप कहते हैं कमांडर के बिना नहीं लड़ते, तो भाई आप जरा ये भी तो देख लीजिए कि कमांडर आपको कुएं की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। अभी वो आया था ना कि गूगल मैप का सहारा लेके चले और पुल आधा बना हुआ था, चले गए खाई में। तो भैया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको खाई में बार बार ले जा रहा है, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बुद्धि क्या एकदम ही चली गई है? एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड, कुछ लोग तो मजे में हैं, कुछ लोगों का तो धंधा पानी चलता है, बड़े बड़े नेता जाते हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं, थोड़ा उनकी औकात भी बढ़ी रहती। आपकी औकात कहां बढ़ी? और बिल्कुल दुरुस्त बात है, लिस्टिंग करिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी से आपके इलाके में जो गरीब दिखते थे मुसलमान, उनका कुछ भला हो गया क्या? कुछ लोगों के लिए इन वक्फ वालों ने क्या किया? और चलो ये वक्फ छोड़ दीजिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कमांडर जिसको आप बता रहे हैं, वो कमांडर साहब क्या कर रहे थे?
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं का हालचाल ले लीजिए और जो उनके पीछे लड़ने वाली सेना है उनका हालचाल ले लीजिए। सवाल यह है कि आपको देश का कानून, देश का संविधान, देश की सरकार की नीतियां बेहतर करेंगी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कोई भी ऐसी चीज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप मुस्लिमों के लिए, इस्लाम के लिए खूब संस्थाएं बनाइए, खूब काम करिए, लेकिन जैसे ही आप करते हैं कि हमारा शरिया, हाय हमारी शरीयत, तब आप देश के खिलाफ जाते हैं और आप मीठे शब्दों में ही सही उसकी वकालत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत कीजिए, ये देश बांटने वाली है। अच्छा, एक और बयान है, रहीमुल्लाह खान नियाजी हैं, आप बीआरएफ के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान अपने घरों में ना बैठें, अपनी शरीयत को, अपने दीन इस्लाम को, अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ को बचाने के लिए सड़कों पर निकलें। वो दिन दूर नहीं, अगर हमारे साथ हिंदुस्तान की हुकूमत इंसाफ नहीं करती, इस कानून को वापस नहीं लेती, तो मिस्र में क्या हुआ तारीख गवाह है। हुस्न मुबारक का उन्होंने जिक्र कर दिया। विनोद जी, देखिए, वक्फ कानून लागू होने के बाद इसको लेके मुस्लिम पॉलिटिक्स में उबाल है और उसी तरह से इस लड़ाई को श्रेय लेने की पूरी होड़ है, जैसे बाबरी मस्जिद के ज़माने में हुई थी। हम लोगों को याद है, विजय जी को भी याद होगा कि बाबरी मस्जिद में भी का जब मुद्दा आया, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद जब गर्म हुआ, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही उसमें सबसे आगे था और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई। हो सकता है अभी कोई वक्फ कानून एक्शन कमेटी बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो अब वो जो रहीमुल्लाह साहब इनकी आप बात कर रही हैं, जो बीआरएस के नेता हैं, वो तेलंगाना में है। तेलंगाना में जो पिछले चुनाव में मुसलमानों ने जिस तरह कांग्रेस का समर्थन किया और बीआरएस को छोड़ दिया, तो अब बीआरएस इस कोशिश में है कि रहीमुल्लाह जैसे नेताओं को आगे करके और जिस मामले को और गर्म करे, जितना गर्म करे ताकि गर्मी से वो मुस्लिम वोट को तरफ खींच ले। सीधे सीधे सियासत का मामला है। वरना वो जो कह रहे हैं भाई हुस्न मुबारक का से तुलना भारत क्यों करोगे? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अभी 2024 में 4 जून को जिस देश में चुनाव के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, 240 पे आ गई, जनता ने ही किया। मतलब तो यहाँ तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप हुस्नी मुबारक या अनवर सादात या सद्दाम हुसैन से तुलना कैसे कर सकते हैं भारत की? जी, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक संविधान के तहत काम करता है देश, और हर 5 साल में चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। तो ये निहायत बकवास बोल रहे हैं बीआरएस के जो नेता है। मुझे लगता है कि उनकी बात तो गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और या तो इतनी गंभीरता से लेना चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कि आप 288 सांसदों, कि आप इस देश को मतलब तहरीर चौक बनाना चाहते हैं? वो यही कह रहे कि सड़कों पर आ जाओ, वहीं पे बिस्तर बिछाएं, जैसे मिस्र में हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली, तारीख तय कर दी 16 अप्रैल, अब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, तो आप सड़क पर आके क्या करेंगे? वही जो शाहीन बाग में हुआ था। नहीं, शाहीन बाग में सड़क पर बैठे थे लोग, लेकिन क्या कानून वापस हो गया? क्या ये तो लागू है ना? माहौल तो वही तैयार करना चाह रहे हैं। सवाल ये नहीं वापस हुआ ना, मुसलमान डिटेंशन सेंटर में गया। अब ठीक है, वक्त कानून को लेकर अलग अलग ऐतराज हो सकते हैं, संशोधन है, किसी को समर्थन है, कोई उसके तमाम कुछ बिंदुओं का समर्थन कर सकता है, कुछ बिंदुओं का विरोध कर सकता है, वो अलग बात है। और अभी कल विजय जी ने कहा था कि भाई ये कॉन्करेंट लिस्ट का कानून है, राज्य सरकारों की भी इसमें भूमिका है, तो वो अपने हिसाब से देखेंगे कैसे लागू करना है, कैसे नहीं लागू करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी देने वालों को पर लगाम लगनी चाहिए। हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मौलाना साहब बोल रहे थे, वो कमांडर से मतलब कोई फौजी बगावत की बात नहीं थी, वो उसकी लीडरशिप लेना चाहते हैं, की बात कर रहे थे, पूरे मूवमेंट की लीडरशिप लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारा मुस्लिम समुदाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे आ जाए, और जो पसमानदा बनाम अशराफ की लड़ाई की जा रही है, इसको बताया जा रहा है, वो उसको एड्रेस कर रहे थे कि ये पूरा इस्लाम का मुद्दा है। तो वो अपनी बात कर रहे थे, लेकिन खैर उन्होंने एक समझदारी बात ये भी कही कि भाई आप ऐसा काम मत करिएगा जिससे हमारे दुश्मनों को, हमारे जो विरोधी हैं उनको मौका मिले, और आप शांति से रहिए। मतलब तो एक तरह से उन्होंने शांति की अपील की। लेकिन तेलंगाना वाले साहब जो है, यही इन्हीं का बयान इतना आपत्तिजनक है। कह रहे 288 सांसदों के वोट लेते हुए 30 करोड़ मुसलमानों पर मुसलसत नहीं हो सकते। ये शहर है हैदराबाद से मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो सारे ऐलान कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ओवैसी जी में कंपटीशन है, मुकाबला है कि कौन ज्यादा गर्म बोल लेता है। जरा एक बयान सुना ही देती हूँ, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, एक जरा बयान सुना ही देती हूँ। मीटिंग में जो मुसलमानों को भड़काने की बार बार कोशिश हुई है, वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर निकलने की बात हुई है, मौलाना अब्दुल चिश्ती ने मुसलमानों से सड़क पर धरना देने की अपील की है, ये भी आप सुने।
ये जो वक्फ का जो कानून बनाकर मुसलमानों की जो मदारिस, खानखाओं और मसाजिद और खबरस्तानों को जो जमीन दे दिए गए हैं उसे लूटने का जो इंतजाम किया जा रहा है, उसके लिए एहतजाज कैसे हो? खाली जलसों से, खाली आवाज पुकारे से नहीं, हमें एक मंसूबा बनाना होगा। इसलिए कि दुश्मन चाहता है कि दुश्मन ने एक दो एमपियों से जो है वो इख्तिदार तक पहुंचा, एक बाबरी मस्जिद के नाम पर, एक बाबरी मस्जिद के नाम पर वो बाबरी मस्जिद कहते कहते इख्तिदार पे पहुंच गए और हमें जो है एक जो मस्जिद बंद थी उसके नाम पर इख्तिदार तक पहुंचे और कई मसाजिद को आज शहीद हो गए हैं। अब 400 पार का जो उनका नारा है, 400 पार का नारे को यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही उलमा इकराम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनकी काविशें थी जिन्होंने जो है उन्हें 400 पार से रोका गया। अब 400 पार जाने के लिए ये वक्फ बोर्ड के कानून को लाकर ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। हम इनके मंसूबों को नाकाम करना है तो हमें मुत्तहिद होना होगा। मेरी गुजारिश है कि आज हमें धरना देना होगा, रोड पे बैठना होगा। तो एक घर में अगर 4 बेटे हैं, 2 बेटों को आप पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करें, 2 बच्चों को पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करें। आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? अब तो ये तो 2 बच्चे कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करते हैं। देखिए, बीआरएस के नेता ने जो बयान दिया, बीआरएस के साथ तो राजनीतिक मुसलमानों की ताकत बची नहीं। 8 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और 8 कांग्रेस जीत जाती है, एक ओवैसी साहब जीत जाते हैं। और अब अगली बार चुनाव होगा तो ओवैसी साहब भी चुनाव हार जाएंगे, वो भी जो बनते हैं। और बीआरएस बनाई थी, टीआरएस को बीआरएस किया कि जिस तरीके से तेलंगाना में मुसलमान का वोट उनको मिल गया चंद्रशेखर राव को, उन्हें लगा था कि बीआरएस बना देंगे तो पूरे भारतवर्ष के मुसलमान वोट उन्हें देंगे। तेलंगाना भी उनके हाथ से चला गया। देखिए, पूरा एक राजनीतिक बयानबाजी है। उन्हें लग रहा है कि इस तरीके से वो भड़का कर, लेकिन ये जो चिश्ती साहब कह रहे हैं ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। ये मुसलमानों को एक करके उन्हें भड़का के और फिर कह रहे हैं कि आप बाबरी तक आप पहुंच गए। सारी बातें तो वही हो रही है ना, भड़काने की कोशिश करें और फिर जब माहौल बिगड़ जाएगा फिर आप कह देंगे कि सरकार ने ये सब किया है, ये उनकी साजिश है। चिश्ती साहब अकेले नहीं है जो भड़काने का काम कर रहे हैं। साहब, मुझे एक भी मौलाना, एक भी चिश्ती बता दीजिए जिसने इसको लेकर बिल पास होने के पहले से लेकर, जब से चर्चाएं चल रही थी तब से लेकर और बिल पास होने के बाद से कभी भड़काने वाला बयान नहीं दिया। चाहे वो ओवैसी है, उन्होंने भड़काने का बयान शरीफ के दीवान साहब ने जो है इससे समर्थन किया है। ठीक है, एक हाथ का छोड़ दीजिए, बाकी आप मैक्सिमम तो देखिए ना कि सबने उस बात का विरोध किया और भड़काने की बात की है। फिर कहा जाता है कि भाई आप मुसलमानों को मजबूर मत कीजिए। भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये बिल लाकर गरीब मुसलमानों को मजबूत किया है, मजबूर नहीं किया, उन्हें मजबूत किया है कि यह जो बिल आ रहा है उनको मजबूती प्रदान करने वाला बिल है। जो गरीब किसान, जो गरीब मुस्लिम वर्ग था जिनकी सुविधाएं कुछ उपलब्ध नहीं हो रही थी, कहने से कहने सुनिश्चित किया। अगर आपको लगता है कि कानून देश के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, तो मुझे लग रहा है कि इन्हें बताना चाहिए कानून पढ़कर कि भाई इस कानून में यह हमारे इस्लाम के खिलाफ है, यह कानून में यह जो कॉलम है, अगर यह धारा लागू हो गई तो हम लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे, हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारी जमीनों पर कैसे कब्जा हो जाएगा, हमारी पूरी प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। मुझे लग रहा है बिल को पढ़िए और अगर बिल में आपको ऐसा कोई लगता है तो आप अपने मुस्लिम समुदाय को बताइए। मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ उससे भड़काने का काम हो रहा है। एक निजी अनुभव है जो शाहीन बाग से मुझे मिला था। ये जितनी भीड़ वहां बैठी होती है, हालांकि एक प्रोटेस्ट को आप दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बात सच है कि वो जो शाहीन बाग में भी भीड़ बैठी हुई थी, उनमें से किसी ने ना सीए पढ़ा था, ना किसी ने एनआरसी पढ़ा था, ना किसी को कोई जानकारी थी कि सरकार क्या कर रही है। वो बस जो कहा गया किसी एक कमांडर के द्वारा, जिस हम फौज की बात करें ना, एक कमांडर के द्वारा जो कहा गया, जो समझाया गया, उसी की वजह से सब सड़क पर आ गए। आज भी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इनमें अगर माइक घूम जाए तो सीए के समय कहा गया था कि भाई मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कितने मुसलमानों की गई? अमित शाह ने लोकसभा में भी कहा और बाद में भी कहा कि एक मुसलमान बता दो कि जिसकी हमने नागरिकता ली हो। तो यह जो झूठा भ्रम फैलाना का काम शुरू कर दिया गया है, मुझे लग रहा है मुस्लिम समाज को इससे मतलब एक जागरूक बनना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। वो खुद कानून को पढ़े, खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और फिर तय करे कि ये उनके फेवर में है कि नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करा है कि जाके मुस्लिम समुदाय को बताया जाएगा कि ये उनके फेवर के अंदर है। मुझे लगता है कम से कम आप उनकी बात भी सुनिए। वो तो बता ही रहे हैं। अब आप
देखें, ना सिर्फ उनके मिनिस्टर्स बता रहे हैं, उनके विधायक, उनके सांसद बता रहे हैं, आरएसएस का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो भी बता रहा है। सब कोशिश तो चल रही है, लेकिन फिर भी अगर सड़क पर मुसलमान निकले हैं तो इसका मतलब ये भी है ना कि एक दूसरा धड़ा भी है जो ये बताने में और ये समझाने में कामयाब हो रहा है कि ये कानून आपके खिलाफ जा रहा है। एक बयान में और जरा सुना देती हूँ, फिर विजय जी आपके पास आती हूँ। मुफ्ती महमूद जुबैर जब मंच पर बोलने का उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भी मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून जैसे गंभीर मसले पर गफलत की नींद सो रहा है। अब देखिए मुसलमान सो रहा है क्या? आज तक भी मुसलमान ये नहीं समझ पाया कि ये वक्फ का मतलब सिर्फ वो जायदादें नहीं है जो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, जिसमें किसी जगह जाते हैं तो कोई बताता है कि साहब यहां 10 एकड़ जायदाद है, इस पे फला आदमी काबिज है, यहां 20 एकड़ जायदाद है, इस पे फला आदमी काबिज है। लोगों का यह तस्वुर है कि सिर्फ यही वक्फ जायदादें हैं। आम मुसलमानों को यह बात आज तक समझ में नहीं आई है कि इस मुल्क के कानून के एतबार से वक्फ का मतलब हमारी मसाजिद हैं, वक्फ का मतलब हमारे मदारिस हैं, वक्फ का मतलब हमारी दरगाहें हैं, वक्फ का मतलब हमारी खानकाहें हैं, वक्फ का मतलब हमारे कब्रिस्तान हैं, वक्फ का मतलब वो इलाके हैं जिसमें हमारे और आपके और आबा और अजदाद मदफून हैं। और एक मुसलमान इतने हसास मसले पे, एक आम मुसलमान इतने हसास मसले पे गफलत की नींद सो रहा है। वक्फ मतलब हमारे कब्रिस्तान, वक्फ मतलब हमारे मदरसे, वक्फ मतलब हमारे खानकाएं, तमाम चीजें बता दी, लेकिन एक बात ये नहीं बताई कि इस कानून में ऐसा क्या है जो मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है।